नमस्कार दोस्तों, कला तक चैनल में आपका स्वागत है और मेरा नाम है राज चौहान। आज हम बात करेंगे जाक दाविद के बारे में, जो एक नवशास्त्रीयवाद कलाकार थे। दाविद का जन्म जो था वो 1748 ईस्वी में हुआ। दाविद के गुरु का नाम बुशे था। ठीक है, दाविद क्या थे? जो थे बुशे के शिष्य थे। शिक्षण ग्रहण के समय में इन्होंने एक चित्र बनाया, यानी कि जब ये दाविद बुशे अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उसके दौरान इन्होंने एक चित्र बनाया जिसका नाम था मिनर्वा की विजय। ठीक है, मिनर्वा की विजय। इस चित्र में जो है रोकोको शैली की कुछ विशेषताएं थी। अगर पेपर में आता है कि जाक दाविद के किस चित्र में रोकोको शैली की विशेषताएं हैं तो आप लोग आराम से टिक कर दीजिएगा कि मिनर्वा की विजय। वो चित्र था मिनर्वा का विजय। ठीक है, 1775 ईस्वी में जो था प्रीदा रोम छात्रवृत्ति मिली थी जाक दाविद को, तो उन्हें अध्ययन के लिए रोम भेजा गया था इस स्कॉलरशिप के दौरान। ठीक है, मतलब स्कॉलरशिप मिलने के बाद इनको जो है रोम भेजा गया था। उसी के लिए स्कॉलरशिप ही मिलती है कि जाओ आप आगे पढ़ो। ठीक है, रोम में गए वो। उसके बाद उनके मित्र डिक्वेंसी ने विंकलमान के ग्रीक संबंधी विचारों से परिचित करवाया, यानी कि जो विंकलमान थे वो ग्रीक संबंधी विचारधारा उनकी बहुत ही परिपक्व थी उस टाइम पे। तो डिक्वेंसी ने क्या किया, विंकलमान से जो है मिलवाया दाविद को। ठीक है, उसके 10 साल बाद 1785 ईस्वी में दाविद ने नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र बनाया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पेपर में आ चुका है और आप लोग को शायद पता भी होगा। ये होरेशिया का प्रण, ठीक है, ओथ ऑफ होराथी, ठीक है, होरेशिया का प्रण इन्होंने बनाया। और 18वीं शताब्दी में आप लोगों को पता है कि फ्रेंच क्रांति चल रही थी, तो दाविद ने उसी के ऊपर एक जो था प्रसिद्ध चित्र बनाया अपना, ब्रुटस के पुत्र के निधन की खबर। ये एक नाटक का भाग इन्होंने चित्रित किया था। जो है इसका जनता पर इतना प्रभाव पड़ा था कि वोल्टेयर में एक नाटक होता है जिसका नाम था ब्रुट्स। ठीक है, जैसे अपने यहाँ रामायण या रामायण होता है तो उसी तरह से वहाँ पे नाटक भी होता है एक। तो यहाँ पे रंगमंजन करते समय दाविद के चित्र की जो मुद्राओं का अनुकरण किया गया, यानी कि जैसे जैसे जो है मुद्राओं को चित्र में दाविद ने चित्रित किया था उसी तरह से कलाकार भी स्टेज पे उसको दिखाते थे। ठीक है, उन्हीं की मुद्राओं का अनुकरण किया गया। और 1792 ईस्वी में फ्रेंच राष्ट्रीय लोकसभा पर चुने गए ये जाक दाविद, तो ये फ्रेंच कला के तानाशाह बन गए। अब जाहिर सी बात है, लोकसभा में चुने गए थे तो तानाशाह बनेंगे ही। ठीक है, फिर आता है 1804 ईस्वी में। ठीक है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन के राजा बनते ही, यानी कि 1804 में जब नेपोलियन राजा बना उस समय दाविद प्रमुख राज चित्रकार नियुक्त हुए, यानी कि जो नेपोलियन था उसने जो है दाविद को प्रमुख राज चित्रकार के रूप में नियुक्त किया। अगर बात करें व्यक्ति चित्र की तो इन्होंने जो व्यक्ति चित्र बना था उसका नाम था मादाम रेकामिये, और इसकी जो बैकग्राउंड थी वो रोमन कल्पनाओं से ली गई थी, यानी कि रोमन में जिस तरह की कल्पनाएं चल रही थी उस समय, जिस तरह ट्रेंडिंग में चल रही थी, तो उसी को उसके पीछे या बैकग्राउंड में दिखाया गया मादाम रेकामिये के व्यक्ति चित्र में। ठीक है, दाविद के अगर शिष्य की बात की जाए तो अंतवान ग्रो को अगर छोड़ दें आप तो उनके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। तो अंतवान ग्रो जो थे वो दाविद के शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे। ठीक है, और अंतवान ग्रो भी किसी के गुरु थे। तो अंतवान ग्रो के जो शिष्य थे, जब वो ये अपने शिष्यों से कहते कि मतलब इस तरीके से नवशास्त्रीयवाद यानी कि दाविद के तरह से ही चित्रण कार्य करो, तो उनके जो स्टूडेंट्स लोग कहते थे कि नहीं सर, ऐसा कैसे हो सकता है, या हम कुछ नया करेंगे। तो ये ग्रो ये कहते थे अपने शिष्यों से कि या मैं नहीं कर रहा हूँ तुमसे करने के लिए, बल्कि ये दाविद ने आदेश दिया है तुम्हें करने के लिए। और 1808 में जो है था दाविद एक ने भविष्यवाणी, एक तरह से कह सकते हैं आप लोग कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मैंने चित्रकारों के लिए जो मार्ग निश्चित किया है वह बड़ा कष्टप्रद है। वह फ्रेंच चित्रकार उस दिशा में अधिक समय तक मार्गक्रमण नहीं कर पाएंगे। अब ये समझ रहे हैं आप लोग, ज़्यादा समय नहीं लगा था रोमांसवाद को आने में। ठीक है, और इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि इस पे अधिक समय तक चित्रकार जो था इसका पालन नहीं कर पाएंगे, जो मैंने मार्ग बताया है नवशास्त्रीयवाद का। तो एक तरह से आप लोग जान सकते हैं कि रोमांसवाद का उदय ही जो था ये दाविद का कथन सटीक बैठता है उस पर। अब बात करते हैं इनके चित्रों की, तो दाविद के चित्रों को 2 भागों में बांटा गया, और याद करने का यह सरल तरीका भी आप लोगों के लिए 2 भागों में बांट दिए इन्होंने। तो पहले भाग में क्या आता है, रेबाइन्स पर बलात्कार। ठीक है, रेबाइन्स पर बलात्कार। दूसरा आता है सोक्रेटिस की मृत्यु, जो जहर का प्याला वो पी रहे हैं उस तरीके से है, इस पर पेंटिंग देख सकते हैं आप लोग। और ये तीसरा आप लोगों ने देखा था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ब्रुट्स के पुत्रों के नहीं ब्रुट्स के पुत्रों के शव के दहन। ठीक है, हाँ सही है। उसके बाद पहला हो गया रेबाइन्स पर बलात्कार, दूसरा हो गया सोक्रेटिस की मृत्यु, तीसरा हो गया ब्रुट्स के पुत्रों के शव के दहन।
ठीक है। पहले यहाँ पे ऊपर था कि उनके निधन की खबर थी, तो उसके बाद उनके शव का दहन पे भी इन्होंने चित्रण किया। और दूसरे भाग के चित्र में आते हैं हम लोग, तो दूसरे भाग में मारा की मृत्यु और गेंद की महिलाएं, इनके चित्र समझ गए आप लोग। अब आगे देखते हैं नवशास्त्रीयतावादी अन्य कलाकार, ठीक है, अन्य चित्रकार। तो रेन्यो, जेरार, पुंद्रा और अंग्र, ये नवशास्त्रीयतावादी चित्रकार थे। ये भी पेपर में आ सकता है कि इनमें से कौन नहीं है, ठीक है। तीन को देगा, 4 को देगा, और 3 को देगा मतलब, और एक को कोई दूसरा दे देगा, या रोमांसवाद का दे देगा, या आगे फाववाद का। बहुत सारे वाद हैं, तो उनमें से एक उठा के दे देगा, कंफ्यूज करने के लिए काफ़ी है इतना। तो ये चारों आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ये सभी जो थे नवशास्त्रीयतावादी कलाकार थे, और इनमें सबसे विशेष जो प्रसिद्धि जिसको मिली वो अंग्र थे, ठीक है, अंग्र थे। इनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि अंग्र को मिली। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए कला तक स्टडी चैनल से। थैंक यू।